स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे थर्ड पार्ट। इसमें थर्ड जो टेंडेंसी थी 1990 के बाद वो क्या आई, और उसमें था कि हमने इकोनॉमिक पॉलिसी को बदला। और ये एक मैं मानूंगी कि एक सबसे बड़ा लैंडमार्क था इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में। अब तक हम जो रूस और उसके जो साथी लोग थे उनकी फिलॉसफी पे हम चलते आ रहे थे। अब हमने पूरी तरह से अमेरिकन झुकाव या वेस्टर्न कंट्रीज की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको अपना लिया, और वो हमारी मजबूरी थी। ये नहीं कि किसी और देश के दबाव से, ये हमारी अपनी मजबूरी थी कि ये रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें करने थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो सोशलिस्ट पैटर्न था उसको छोड़कर हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का मतलब लिबरल हो जाना, मार्केट के मामले में छूट दे देना। ठीक है, इस समय इकोनॉमिक फॉल हो चुका था रशिया का, और शायद रशिया से हमारे ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रेड और इकोनॉमिक संबंध थे, तो इसका असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ा। और इस वजह से हमने स्ट्रक्चरल चेंज किए इकोनॉमिक पॉलिसी में। उसके बाद फोर्थ था ए नंबर ऑफ इवेंट कल्मिनेटेड इन द डिमोलिएशन ऑफ द डिस्प्यूट स्ट्रक्चर ऑफ अयोध्या। आपने देखा होगा अभी राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या के ठीक कैंपस में बाबरी मस्जिद हुआ करती। और आपको पता है जो बीजेपी है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही थी। तो 1992 में कुछ ऐसा हुआ, उस टाइम प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह महाराव थे, और बीजेपी के जो लीडर थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। और वो ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, और वो जो बहुत सारे लोग जो है कार सेवकों के रूप में वहाँ इकट्ठे हुए, और लोगों बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। बाबरी मस्जिद का गिराना भारत में एक सांप्रदायिकता का प्रतीक माना गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते थे कि 14वीं शताब्दी में जब बाबर 15वीं शताब्दी में आए तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को यहाँ बनाया। पहले यहाँ राम मंदिर हुआ करता, और आपको पता है अयोध्या जो है वो राम की नगरी हुआ करती थी। तो इस वजह से कुछ जो लोग थे नेशनलिज्म को जो प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। These development are associated with the rise of BJP and the politics of हिंदुत्व। और वहीं से और ज़्यादा शुरुआत हुई हमारे देश में बीजेपी और हिंदुत्व के एजेंडे की, और लगातार बीजेपी ने ग्रोथ किया। सिर्फ ये गलत बात होगी कि हम यही कहें कि बाबरी मस्जिद की गिराई गई तो बीजेपी का उत्थान हुआ। नहीं, बीजेपी का उत्थान इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत सारे राज्यों में काम कर रही थी और बहुत अच्छा काम कर रही थी। इसके जो लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जो अब नहीं हैं, तीनों ही पर्सनैलिटी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बहुत ईमानदारी से ये सरकारें काम कर रही थी। जबकि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में गिरी हुई थी, पतन हो चुका था, लीडरशिप अच्छी नहीं थी। तो बहुत सारे कारण होते हैं किसी भी पार्टी के उत्थान पतन के। ये नहीं है कि सिर्फ एक बाबरी मस्जिद। हो सकता है बाबरी मस्जिद ने तो 1% लोगों को भी भारत में मतलब इम्प्रेस नहीं किया होगा, बट जो दूसरे कारण थे बीजेपी के उदय होने के वो भी साथ में थे। ये कार्टून दिखाया गया है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये एक हमारी जो कम्युनल हार्मोनी होनी चाहिए देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत सारे धर्मों से मिलकर बना है, उसके बारे में है। उसके बाद फाइनली द असाइनेशन ऑफ राजीव गांधी इन 1991 लीड टू ए चेंज इन लीडरशिप। और अंत में जो कारण बना कांग्रेस के पतन का और दूसरी पार्टियों के उत्थान का, वो था कि 1991 में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप चेंज हो गई। 1991 में राजीव गांधी की डेथ हो गई, वो कोयम्बटूर गए थे 1991 में जो इलेक्शन होने थे उनको लेकर, लेकिन लीटे। 1987 में भारत की सेना श्रीलंका गई थी। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स थे, दंगे थे, सिविल वार चल रहा था तमिलों के बीच में और सिंहलियों के बीच में।
भारत की सेना वहाँ गई थी मीडिएटर के रूप में कि वहाँ शांति स्थापित करेगा, लेकिन दोनों पक्षों, सिंहला जो सेना थी उसने और लीटे की जो लीडर थे उनको कहीं गलत प्रचार किया गया उनके बीच में कि भारत की सेना लीटों को दबाने के लिए आ रही हैं। तमिलों के मन में तो ये गया कि हमें ख़त्म करने के लिए आ रही हैं, और जो श्रीलंका सेना थी उसने ये कहा कि ये हमारे मामलों में इंटरफेयर करने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत सारे जवान हमारे मारे गए थे, और जो लीटे को लग रहा था कि हमें भारत की गवर्नमेंट ख़त्म करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट का साथ दे रही है, तो उसी लीटे की एक नलिनी नाम की लेडी थी, उन्होंने बम से उसको उड़ा दिया गया था राजीव गांधी को 1991 में तमिलनाडु में, वो जब किसी रैली को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अमराइज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 1991 में चाहे सबसे बड़ी पार्टी थी बट बहुमत में नहीं थी, और पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। और ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं मनमोहन सिंह जी, और ये पीवी नरसिम्हा राव है, ये देख लो, ये 18 भाषाओं के ज्ञाता थे ये बहुत, लेकिन कांग्रेस ने कभी ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दी। और 2004 में फिर मनमोहन सिंह जी खुद प्रधानमंत्री बने। ये उस टाइम वित्त मंत्री थे जिन्होंने हमारे देश में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर आए थे, जो जिससे हमारी जो पार्टी है, जो हमारा देश की इकोनॉमिक पॉलिसी वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी। इरा ऑफ कोएलेशन का युग, ये 1990 के बाद की टेंडेंसी है। 2014 तक, जब तक इलेक्शन में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया, तब तक 1989 से लेकर 2014 तक भारत में लगातार कोएलेशन की गवर्नमेंट रही, और वो कोएलेशन की गवर्नमेंट जो है कभी टूटती बनती, ये काम हो चुका था। इलेक्शन इन 1989 लेड टू डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी बट डिड नॉट रिजल्ट इन मेजोरिटी फॉर एनी अदर पार्टी। 1989 में कांग्रेस हार तो गई बट दूसरी पार्टी कोई मेजोरिटी में नहीं थी। दो द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, इट डिड नॉट हैव ए क्लियर मेजोरिटी एंड देयरफॉर इट डिसाइड टू सीट इन ओपोजिशन। लोकसभा के इलेक्शन में इसे क्या है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और इसने अब ओपोजिशन में बैठने की मन बनाया कि मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं ओपोजिशन में बैठेंगे कांग्रेस पार्टी की। तो नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद रखना कि 1989 में किसकी गवर्नमेंट बनी थी। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, और उसकी एक बड़ी अलायंस थी जनता दल एंड सम रीजनल पार्टी, और दूसरी क्षेत्रीय पार्टी। देखो, इसमें एक बदलाव हमारी राजनीति में यह था कि क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो गई थी उस टाइम। 1989 के बाद जो कोई भी केंद्रीय पार्टी नहीं रही ना, क्योंकि पहले केंद्रीय पार्टी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस हमेशा नेशनल जो मुद्दे थे उनको लेकर चलती थी। वो भारत की राजनीति पर नेशनल मुद्दे हावी थे, मतलब हम नेशनल इंटरेस्ट को क्षेत्रीय मुद्दों से ऊपर मानते थे। बट जैसे जैसे 89 में सेंटर की कोई पार्टी कमजोर होती गई, सेंटर में कोई पार्टी रही ही नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो गई, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की सहायता से सेंटर में गवर्नमेंट बनने लगी। तो क्षेत्रीय जो लीडर थे उन्होंने अपने जो क्षेत्र के मुद्दे थे उनको राष्ट्रीय मुद्दों के सामने प्रेफरेंस देना शुरू कर दी। जैसे जयललिता थी तमिलनाडु में, तो एक लीटे तमिल है तो उनकी तमिलों के साथ थोड़ी सी सहानुभूति है। राष्ट्रीय मुद्दा था श्रीलंका के साथ संबंध हमारे, लेकिन जयललिता ने तमिलों को ज्यादा महत्व दिया, श्रीलंका में जो तमिल रह रहे। और इस तरह से जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और ममता जो ये हमारी जयललिता उसमें सहायक बनी, उसमें तमिलों का मामला ज्यादा हावी था बजाय कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध। ठीक है ना। तो इस तरह से क्षेत्रीय राजनीति ज्यादा हावी होने लगी सेंटर के पर। आज आप देखोगे बीजेपी है बहुत मजबूत स्थिति में है, तो क्षेत्र राजनीति कहीं दिखाई नहीं देती, क्षेत्रीय लीडर्स की कोई इमेज नहीं है।
लेकिन उस टाइम क्षेत्रीय लीडर लालू प्रसाद यादव थे, जयललिता थी, एम करुणानिधि थे, चंद्रबाबू नायडू थे, उनकी ममता बनर्जी थी बंगाल की, हरियाणा के चौधरी देवी ये चौटाला साहब थे, पंजाब के प्रकाश सिंह बादल थे, यूपी में मायावती थी। ये लीडर ज़्यादा दिखाई देने लगे प्रधानमंत्री से, इनका बड़ा ज़्यादा कद हो गए। बट क्योंकि ये किंग मेकर बन गए भाई जिसका समर्थन हासिल हो गया, मुलायम सिंह यादव थे समाजवादी पार्टी के, तो प्रधानमंत्री इनके घर जा रहे हैं इनको मनाने के लिए, भाई आ जाओ आप हमारे साथ समझौता कर लो, और ये भी कभी भी उत्तर प्रदेश को इतनी ग्रांट दे दो, तमिलनाडु को इतनी ग्रांट दो, ये काम करो तमिलनाडु का। तो मतलब राष्ट्रीय राजनीति कहीं कोने में और क्षेत्रीय राजनीति हावी हो गई। अब जो है आप देखोगे सेंटर गवर्नमेंट ही दिखाई देती है चारों ओर, कहीं क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय नेता, मुख्यमंत्रियों का कहीं बात भी नहीं चलती। ये एक प्रतीक होता है किसी भी देश के संघ के मजबूत होने का। जब आपकी क्षेत्रीय पार्टियां शासन करती हैं, जब आपकी सेंटर गवर्नमेंट कमजोर होती है, तो आपकी राष्ट्रीय राजनीति जो है, राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वो कमजोर हो जाती है, तो यूनियन गवर्नमेंट भी कमजोर हो जाती है और क्षेत्रीय पार्टियां हावी हो जाती हैं नेशनल मुद्दों पर। उसके बाद जनता दल और रीजनल पार्टी रिसीव सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप। और हमारे देश में पार्टियों की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारी पार्टियां, 1800-1700 के करीब पार्टियां हैं। मेन जो पार्टी हैं 30-35 दल अपने आप को मेन दल भी मानते हैं, उनका एक धड़ा बन गया कि एक तरफ कांग्रेस का धड़ा था, एक तरफ बीजेपी लीड कर रही थी, तो दो, एक एनडीए और एक यूपीए, एनडीए ये 1996 में बनेगा और यूपीए ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनेगा, कांग्रेस लीड करती है। सो आने वाले समय में जब मैं पढ़ाऊंगी तो यही शासन करेंगे ये दो धड़े। एक पॉलिटिकल पार्टी के दो अपोजिट ग्रुप बन गए, एक बीजेपी और एक लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट में कांग्रेस और वगैरह आ गए। ऑन द बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड ए कोएलिशन गवर्नमेंट। इस तरह से नेशनल जो फ्रंट थी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, उन्होंने एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई। बट बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट। ना तो बीजेपी ने और लेफ्ट फ्रंट होते हैं, जैसे आपकी ये साम्यवादी पार्टी थी, बंगाल में शासन कर रही थी काफी सालों से, वो किसी में भी शामिल नहीं हुए। बड़ा अच्छा कार्टून ये बनाया गया है, विश्व प्रताप नाथ सिंह जी दिखाई दे रहे हैं संसद में, और जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं और जो लेफ्ट पार्टी के अध्यक्ष थे ज्योति बसु, वो कठपुतली बनाए हुए हैं दोनों को, वो जैसे नचाते होते हैं ना कठपुतली को, वैसे ही नचा रहे हैं। द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट लीड बाई वीपी सिंह, इसका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, किसी राजनीतिक राजा के घरानों से थे ये। was supported by the left represent by the ज्योति बसु as well as बीजेपी represent by the अडवाणी। बाहर से समर्थन कर रहे थे ये, अंदर आके नहीं। देखो बाहर और अंदर में क्या फर्क होता है कि आप सरकार बना लीजिए, हम आपके साथ तो नहीं है, बट जैसे ही आपके विरुद्ध कोई विश्वास मत पारित होगा संसद में, हम आपके साथ वोट दे देंगे, हम आपके साथ सरकार में मंत्री संतरी नहीं बनेंगे, आप हमें सरकार का हिस्सा नहीं मान सकते, बट हम सपोर्ट कर देंगे कि अगर जैसे ही आपके खिलाफ विश्वास मत पारित होगा संसद में, हम आपके साथ आपका वोट दे देंगे, आपको 273 का आंकड़ा हम दे देंगे, बट हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, कोई मंत्री पद नहीं लेंगे। ये होता है अंदर बाहर का समर्थन। अंदर का समर्थन का मैं मतलब आपका सरकार का हिस्सा बन जाते हो और उसके बाद आप मंत्री संतरी सब बन जाते हो, सरकार में बराबर के भागीदार होते हो। तो ये इस तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह को चला रहे थे। कांग्रेस डिक्लाइन हो चुकी थी, आपको पता ही है, सारे लीडर उनकी जो मेन लीडर थे उनकी डेथ हो चुकी थी। और इस समय डेथ ही एक बड़ा कारण नहीं था। कोई भी पार्टी जब उदय करती है, कोई भी पार्टी का फाल होता है भाई, उसका एक कारण नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कांग्रेस का एक कारण लीडर का मरना तो है ही, साथ में भ्रष्टाचार बहुत हो गया था, क्षेत्रीयता खत्म हो गई थी, क्षेत्रीय लीडर नहीं रहे थे, जो फैसले हैं वो एक जगह आके टिक गए थे। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस
dominance over the Indian political system. Do you remember the discussion in chapter 5 about the rotation of Congress system? Why back in the late 60s the dominance of the Congress system party was challenged, but the Congress under the leadership of Indira Gandhi managed to re-establish its predominant position in the politics. In 19th saw yet another challenge to the dominant position of the Congress. It did not, however, means the emergence of any other single party to fill its place. देखो आपने 60s 70s में देखा कि जब कांग्रेस का फाल हो रहा था तो इंदिरा गांधी की नेतृत्व में आई, तो इंदिरा गांधी ने इसका उत्थान कर दिया। बट जैसे ही 90s में इसका फाल पतन होना शुरू हुआ तब उसे संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस टाइम दूसरी पार्टियों का भी राइज शुरू हो गया था। थस बिगेन एन एंड ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां। टू बी श्योर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज कंटेस्टेड इलेक्शन इन आवर कंट्री। बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में चुनाव लड़ती हैं। आवर पार्लियामेंट ऑलवेज हैव रिप्रेजेंटेटिव फॉर सेवरल पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट हैपेंड आफ्टर 89 was the emergence of several parties in such a way that one or two parties did not get most of the vote on seat. This also meant that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 89 till 2014. 89 तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी रही है कि उनको ज़्यादा, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली और उन पार्टियों को कम मिली। बट 89 के बाद सीटें ऐसी बिखरी कि किसी भी पार्टी को बहुमत मिला ही नहीं, ठीक है। और ये स्थिति 1989 से 2014 तक जब बीजेपी फुल फ्लैज्ड बहुमत में आई तब तक ये स्थिति ही रही कि हमारे देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसको 200 से ज़्यादा सीटें मिली हो। एक बार बीजेपी को मिली थी सीटें, 201 के करीब मिली थी। 1996 में वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 1996 से लेकर 1998 तक 3 बार इलेक्शन हुए हमारे देश में। 96 के बाद 2001 में इलेक्शन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 5 साल का टर्म होता है, बट बीच में सरकारें कोएलिशन की बनी और वो टूटती रही। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने और उन 3 का कार्यकाल मिलाकर उनका 5 साल मुश्किल से बनता है। एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीनों के लिए, एक बार 4 साल के लिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट बनती रही। और सब देखो, हम इसमें बुराई भी ढूंढ सकते हैं कि बहुत सारा पैसा इलेक्शंस पे लगता था, 5 साल तक सरकारें नहीं चलती थी, योजनाएं नहीं चलती थी। बट अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व थे, बहुत सारी अच्छी योजनाएं, किसानों को उन्होंने कर्ज से निकाला, किसान कार्ड बनवाए, अंत्योदय योजना, सर्वोदय योजना चलाई जिसमें ये 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल बनवाए, रोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव को सड़कों से जोड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं उस दौरान काम नहीं हुआ, उस दौरान शायद अब से भी ज़्यादा काम हुए, ठीक है ना। बीजेपी जो है वो 60 साल से वेट कर रही थी, 50 साल से वेट कर रही थी कि वो कभी सत्ता में आए और ये काम करें। और जो वाजपेयी थे वो तो शायद क्रिस्मेटिक एक पर्सनैलिटी थी, भ्रष्टाचार से मुक्त उनकी सरकार रही है। छोटा सा काल था बट बहुत इम्प्रेसिव काल था उनका। बाद में भारत रत्न दिया गया, 2016 में शायद उनकी डेथ हुई है, 16-17 में, ऐसे मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। 26 जनवरी का प्रोग्राम था, 26 जनवरी 15 अगस्त कोई ऐसा दिन था, वो मनाने के बाद उनकी डेथ हुई थी। 26 अगस्त या 27 जनवरी, 27 जनवरी शायद ये डेट थी। तो उसके बाद जो है सेंटर में अब फिर रीजनल पार्टियों का रोल बढ़ गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहे कितने ही एक बोल्ड नेता थे, बड़े कद के नेता थे, बट उन्हें भी 13 पार्टियों का सहयोग लेना पड़ा था। टॉक टू योर पेरेंट से बात करो, डिस्कस करो। मैं समझती हूँ कि आप जितना ज़्यादा बात करके अपने दादा से सीख सकते हो इस बारे में, क्योंकि उन्होंने ये सारा काल देखा है।
तो शायद किसी से भी नहीं सीखते, इतना तो किसी से भी नहीं आप सीख पाओगे, उनको ज़्यादा पता, किताबों में तो बहुत कम लिखा होता है। उसके बाद अलायंस पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन आएगा गठबंधन क्या होता है और हमारे देश में गठबंधन के क्या कारण रहे हैं, सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, फीचर्स क्या होती हैं। अलायंस मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो एक ही ऑप्शन बच रहा था कि अलायंस बनाया जाए। द 19th century also saw the emergence of powerful party and movement that represent the Dalit and backward caste, other backward classes of OBC. Many of these represent powerful regional assertion as well. एक और ट्रेंड आप हुआ वो मैं बता चुकी हूँ कि दलित और बैकवर्ड क्लास का अचानक से उत्थान हुआ, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, उनके इश्यू मायने रखने लगे पॉलिटिक्स में जो अभी तक हाशिए पे थे, और वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, मतलब पार्टी के रूप में, संगठन के रूप में, और वो क्षेत्र वाइज थे। ठीक है, दिस पार्टी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ कम टू पावर इन 1996, और 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की बनी। देखो 89 में जो फ्रंट बना था वो नेशन फ्रंट था, ये है यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे और फिर उसके बाद इंदिरा कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। द यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट ऑफ 89, वाज टू इंक्लूड जनता दल एंड सेवरल रीजनल पार्टी, और उसमें एक जनता दल पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी दल रहा, हमारे 7 राष्ट्रीय दल रहे हैं जिसमें जनता दल भी एक रहे हैं, और साथ में क्षेत्रीय पार्टियां भी थी। दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, बीजेपी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। उस टाइम कांग्रेस एक अजीब सी उलझन में थी, दूं ना दूं समर्थन, और समर्थन दे देती फिर वापस ले लेती। इस वजह से कांग्रेस बड़ी बदनाम भी हुई उस टाइम कि ये 6 महीने तक भी चलने नहीं देते किसी भी गवर्नमेंट को, तो आप समर्थन क्यों देते हो। देखो इस बारे में भी हमारे यहाँ रूल बनना चाहिए, मैं शायद डिस्कस भी कर चुकी हूँ। नेपाल में एक छोटा सा देश है, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप अलायंस बनाते हो तो कम से कम आधे हाफ टाइम तक 2.5 साल तक तो आप समर्थन रखेंगे अगर आपने एक बार समर्थन दे दिया। इस तरह के कानून की हमारे देश में भी ज़रूरत है कि कम से कम अगर आप किसी सरकार को समर्थन देते हैं तो एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए कि इससे पहले तो आप नहीं, क्योंकि ये फिर मजाक हो जाता है राजनीति में सरकारों का। दिस शो हाउ अनस्टेबल एंड पोलिटिकल इक्वेशन वर in 89 both the left and BJP support the National Front government because they wanted to keep the Congress out of power। देखो 1996 में बीजेपी ने समर्थन नहीं किया, जो जनता दल और यूनाइटेड फ्रंट था उसको 89 में दिया था। 89 में इसलिए दिया था कि वो कांग्रेस को बाहर रखना चाहती थी। इस टाइम जो बीजेपी है खुद अच्छी पोजीशन में थी तो वो अपना खुद का गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, because they wanted to keep Congress out। In 1996 the left continued to support the non-Congressism government, but the time the Congress support it, the both Congress and the left wanted to keep the BJP out of power। और कांग्रेस इसलिए समर्थन नहीं दे रही थी, कांग्रेस उस टाइम समर्थन नहीं दे रही थी फ्रंट गवर्नमेंट को, 1996 में दे रही थी क्योंकि वो बीजेपी को बाहर रखना चाहती थी। मतलब यहाँ विचारधाराएं आइडियोलॉजी मैंने नहीं रखती कि मैं इसके विचारों से सहमत नहीं हूँ। हमारे विचार तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के एक ही है, बाई हुक एंड क्रुक बस सरकार बना लें। और इस टाइम हमारे देश में पॉलिटिकल जो वैल्यूज थे ना, राजनीतिक वैल्यूज सबसे गलत में थे। अपराधियों की संख्या इस टाइम बढ़ी, करप्शन इस टाइम बढ़ा, MP खरीद लिए जाते थे, उन्हें होटल में बंद कर दिया जाता था जब तक उनको समर्थन नहीं देते थे, उनको खरीदा बेचने की जो प्रक्रिया थी उस टाइम चली, पैसे दे दे के संसद में सवाल उठाए जाते थे, पैसे मनी पॉलिटिक्स बहुत हावी थी। इतने अपराधी उस टाइम, पप्पू यादव जैसे लोग जो हैं उस टाइम राजनीति में थे। मतलब एक गलत बोलते हैं ना पॉलिटिक्स का, उस टाइम ये गलत की स्थिति थी हमारे देश में। बट हमारे देश की जनता बहुत बढ़िया रही है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ अपने देश की जनता को कि उन्होंने कभी भी ऐसे लोगों की दाल नहीं करने दी। लगभग सभी जो पॉलिटिशियन थे वो करप्शन में इन्वॉल्व थे,
लालू यादव 4 घोटाले में इन्वॉल्व था। ममता बनर्जी कभी घोटाले में नहीं रही है, वो एक साफ क्लीन पॉलिटिशियन रही है, एग्रेसिव रही है। सबसे ज़्यादा अगर हम किसी पॉलिटिशियन को देखते हैं बहुत बढ़िया, ममता बनर्जी उनमें से एक है। जयललिता, उसके पता नहीं कितने सैंडल और कितनी सोना उसके घर मिला था, और करुणानिधि करप्शन में थे, कांग्रेस खुद करप्ट थी, हर मतलब बेड़ा गर्क था उस टाइम देश की राजनीति का। They did not success for long as well as the BJP continued to consolidate its position in the election 1991, 1996 में फिर इलेक्शन हुए और बीजेपी अच्छा पोजीशन कर रही थी, मतलब लगातार उनकी सीटें बढ़ रही थी। इमराज एज द लार्जेस्ट पार्टी 1996 में तो ये सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, बट इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो खुद सरकार बना सकें। एक कोएलिशन गवर्नमेंट 1999 टू जून 1999 तक कोएलिशन पार्टी बनी। 1996 में पार्टी सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की, जो 13 दिन चली। 1997 में फिर बनी, जो 13 महीने चली। उसके बाद 98 में फिर इलेक्शन हुए। 98 में ये जीत के आए थे, 2002 तक वो प्रधानमंत्री रहे। रिलेक्ट इन 1999 में फिर इलेक्शन हुए, 98 में नहीं, 1999 में इलेक्शन हुए। अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग बोथ दीज एनडीए गवर्नमेंट एंड हिज गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1990 कंप्लीट इट्स फुल टर्म। 13 दलों की सरकार ने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई 1999 में जाके, 3 इलेक्शन लड़के। ये देखो, ये क्या है पता है आपको? ये कोएलिशन की फॉर्म है कि किसके कंधे पे चढ़ के वो पार्लियामेंट तक पहुंचे। और अभी सोनिया गांधी मतलब कांग्रेस की प्रतीक है, वो इतनी छोटी हो गई है कि वो मतलब उसको सामना नहीं कर पा रही। इधर 1971 में अकेली इंदिरा गांधी का, ये तो 13 दलों के साथ मिलकर बना रहे हैं, अकेली इंदिरा गांधी का इतना बड़ा कद था कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ठीक है, This was the election of 89, a long phase of coalition politics began in India. Since then, there have been 11 government at the center. 11 government 89 से लेकर 2014 तक 9 गवर्नमेंट बनी कोएलिशन की। Since then, there have been 11 government at the center, all of which have either been coalition or minority government supported by other party, which did not join the government. या तो वो कोएलिशन गठबंधन की पार्टी थी, गठबंधन की पार्टी थी, गठबंधन की सरकार थी, या कोई ऐसी सरकार थी जिसको बाहर से समर्थन मिल रहा था। माइनॉरिटी में थी ये सारी, मेजोरिटी में कोई नहीं थी। माइनॉरिटी का मतलब जिसको जो मेजोरिटी का आंकड़ा वो नहीं मिला। In this new phase, any government could be formed only with the participation or support of many regional party. और बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनको, बहुत सारी जो रीजनल पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही थी। और ये गवर्नमेंट कब बनी? 1989 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, 96 में यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट, 97 और फिर 97 में बीजेपी की गवर्नमेंट, 1998 में बीजेपी की गवर्नमेंट, उसको बाद 1999 में बीजेपी की गवर्नमेंट, और यूपीए की 2004 और 9 में। देखो, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने पूरे 5 साल किए, 10 साल ये संसद में रही। और उसके बाद 2014 में अब हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जिसके पास फुल मेजॉरिटी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।